हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का द हड़प्पन सिविलाइजेशन कंप्लीट करेंगे। इसका जो नाम है वो है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ब्रिक्स, बीड्स और बोन्स का क्या रिलेशन था, मतलब वहाँ की ब्रिक्स में ऐसा क्या था जो हम उसको मेंशन कर रहे हैं, या फिर वहाँ की बीड्स यानी जो मोती होती है जिससे हम ज्वेलरी बना रहे होते हैं, तो उसमें ऐसा क्या था कि जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में उसको मेंशन कर रहे हैं। और वहाँ पे बोन्स की क्या इम्पोर्टेंस थी या बोन्स का क्या रिलेशन था, इससे हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो इसको लाइन बाय लाइन समझेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम मार्क करते जाएंगे। द हड़प्पन सील इज़ पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसमें हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोल रखा है? अब इंडस वैली का तो समझ आता है कि ये जो सिविलाइजेशन थी वो इंडस रिवर के पास में थी, पर इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? साइट्स तो वहाँ पे और भी डिस्कवर हुई थी, कालीबंगन हुई थी, लोथल हुई थी, राखीगढ़ी हुई थी। तो इतनी सारी साइट्स के नाम की जगह हम केवल हड़प्पा क्यों बोलते हैं या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हड़प्पा जो साइट थी वो फर्स्ट साइट थी जिसको हमने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। अब जो हड़प्पन सील है, अभी जैसे ये देखो, ये यूनिकॉर्न वाली जो सील है, ये मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट क्यों कही जाती है? तो ये जो सील है ये स्टियाटाइट की बनी हुई है, ठीक है। और इस सील के अंदर एनिमल मोटिव्स हैं, हमें दिख रहा है यहाँ पे एक एनिमल बना हुआ है, तो एनिमल मोटिव्स है। और इसमें साइंस बने हुए हैं एक स्क्रिप्ट के, जो कि अभी तक अनडिसाइफर्ड है। अनडिसाइफर्ड मतलब उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उसे डिसाइफर नहीं किया गया है। तो ये जो स्क्रिप्ट है वो अनडिसाइफर्ड है, ठीक है। तो सील के अंदर ये सब होता है। अब आगे क्या लिखा है? येट वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द रीजन फ्रॉम व्हाट दे लेफ्ट बिहाइंड, their houses, pots, ornaments, tools and seals. In other words, from archaeological evidences. अब archaeological evidences क्या होते हैं? ये houses होते हैं, pots होते हैं, ornaments होते हैं, tools होते हैं, ये seals, ये ऐसी सी seals होती हैं। और भी seals आई थी, आगे दिखेगी। तो इसमें बता रहे हैं कि अगर हमें उनकी स्क्रिप्ट के बारे में पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि ये लोग क्या लिख के गए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा उनकी लाइफ के बारे में? अगर हम कोई भी हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले उसके सोर्सेज देखते हैं कि हाँ, हमें उसके बारे में कैसे पता चला है। अब अगर हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है तो हमें जब तक पता ही नहीं चलेगा कि हमें उसके सोर्सेज कहाँ से आए, उसके सोर्सेज क्या थे, तो हम उस पर कैसे ट्रस्ट कर लेंगे कि हाँ, ये उस टाइम पे आज से हज़ारों साल पहले ये लोग ये करते होंगे। तो हमें उनके बारे में पता चलता है उनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से, जो कि उनके घर थे, उनके पॉट्स थे, ये जो सारी चीज़ें ये लोग छोड़ के गए थे, इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं और हमें पता चलता है कि वो लोग कैसे रहते होंगे। हमें एकदम एग्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं पता है, हमें आज भी नहीं पता है कि वहाँ पे कोई अथॉरिटी थी कि नहीं। हमें प्रीस्ट किंग का मिला था स्टैचू, बट हमें ये नहीं पता कि वो एक्चुअल में कोई अथॉरिटी थे या नहीं। वहाँ पे सब इक्वल रहते थे या फिर वहाँ पे सारे मर्चेंट कम्युनिटी थी पूरी, हमें ये नहीं पता है। पर हमें जो जो चीज़ें मिली उससे हमने इंटरप्रेट करके ये चैप्टर बना दिया, ठीक है। अब आगे हम इस चैप्टर के बारे में और पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हड़प्पा फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर हुई थी, ठीक है। और इंडस वैली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडस रिवर के पास में थी, ठीक है। The term Harappa is derived from the place where the civilization was identified. अब इसमें टाइम पीरियड दे रखा है। फर्स्ट पैरा जो है उसमें इम्पॉर्टेंट ये हड़प्पन सील मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट, ये वाला इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है। और ये स्टीआर्टाइट से बनती थी ये सील्स, ये इम्पॉर्टेंट है। सेकंड पैराग्राफ में डेट्स इम्पॉर्टेंट है, और ना ये कौन से एरिया में था ये हड़प्पन सिविलाइजेशन हम जो कह रहे हैं वो अभी प्रेजेंट डे पे कहाँ पे है ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना वो 3 फेजेस में डिवाइडेड है, अर्ली फेज, मैच्योर फेज और लेट फेज, लेट हड़प्पन, ठीक है। मैच्योर फेज जो होता है ना उसकी डेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब हर जगह यही रेलेवेंट मानी जाती है, तो इसको 2600 to 1900 BC ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अर्ली लेट का लेट का तो तुम ऐसे याद कर सकते हो कि 1800 के बाद से मतलब ख़त्म होने लग गई थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, पर मैच्योर का बहुत इम्पॉर्टेंट है याद करने का। अर्ली का तुम्हारी इच्छा हो तो तुम कर लेना, मैच्योर का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें ना क्या क्या बता रखा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ पे गया है अभी, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब पाकिस्तान में जो है, जम्मू कश्मीर, पंजाब इधर का अपना इंडिया का, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये अभी प्रेजेंट डे जो साइट्स हैं वो यहाँ पे इन स्टेट्स में है, ठीक है। अब इसमें ये इम्पोर्टेंट है, अब ये देखो इसमें है ना बीड्स वेड्स और ब्लेड्स की है ना फ़ोटो डाल रखी है। अब देखो कितना सुंदर, अब सोचो तुम ये हज़ारों साल पुरानी नहीं है, ये कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये हमें एक मैप दे रखा है। अब इस मैप के साइड में ये पिंक कलर का जो बॉक्स है इसमें डेट्स का ऐसे BC CE, अब इसका तुम्हें पता हो तो जो पहले बिफ़ोर क्राइस्ट जो पहले था वो अब BCE हो गया है, बिफ़ोर कॉमन एरा बोला जाता है उसको। बिफ़ोर क्राइस्ट का मतलब क्राइस्ट के बर्थ से पहले का जो टाइम पीरियड था उसे हम BCE से डिनोट करते हैं, और उसी को हम BCE से अब डिनोट करते हैं। और क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम AD एनो डोमिनी या फिर CE से डिनोट करते हैं, कॉमन एरा, ठीक है। अब ये मैप पे आ जाता है, इस मैप में इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। अब इसको मार्क कर लेना, जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि ये हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, ठीक है, और चानुदारो हो गया, चानुदारो अभी देखना आगे आएगा। इन सबको मार्क कर लेना, ये आएंगे आगे और फिर वापस इस मैप पे आना, फिर देखना इनको। राखीगढ़ी हो गया, कालीबंगन हो गया, एक सेकेंड, कालीबंगन से पहले ये बनावली हो गया, ठीक है। ये नीचे ढोलावीरा हो गया, नागेश्वर हो गया, लोथल हो गया, तो और ये लोथल के पास में, ठीक है ना। ये सारी हड़प्पा की इम्पोर्टेंट साइट्स हैं। अभी इन सब की इम्पोर्टेंस और यहाँ पे क्या क्या होता है वो आगे चैप्टर में अपने को पता चलेगा, पर अपने को ये सब मार्क करके रखना है। हड़प्पा का तो अपन को पता चल गया कि हड़प्पा फर्स्ट साइट थी जो कि डिस्कवर हुई थी, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदारो में ज़्यादा चीज़ें हमें पता चली है, फिर और भी जगहें हैं जहाँ पे मतलब हर जगह की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब हम आगे इसको पढ़ते हैं। अब बिगनिंग कैसे हुई है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, बिगनिंग कैसे हुई, मतलब जो अर्ली फेज़ जो हमने आगे देखा था पहले, वो उसमें हो क्या रहा था हड़प्पा में, मतलब हड़प्पन अगर मैं हड़प्पा बोल रही हूँ मतलब वो हड़प्पन सिविलाइजेशन ही है, मैं केवल हड़प्पा की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो उधर क्या हो रहा था, तो उधर पॉटरी तो हो रही थी, उधर अपने को एग्रीकल्चर का एविडेंस भी मिला, उधर पैस्ट्रलिज्म भी हो रहा था, और उधर थोड़ा सा क्राफ्ट भी हो रहा था। वहाँ पे सेटलमेंट स्मॉल थी, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं थी जैसे अपने को मैच्योर में मिलती है। मैच्योर हड़प्पा में तो अपने को वेयर हाउसेस मिल रहे हैं और ग्रेट बाथ मिल रहा है, तो इतना भयंकर तो कुछ नहीं था स्टार्टिंग में, क्योंकि ये अर्ली फेज़ था। इसमें ये लोग मतलब थोड़ा थोड़ा एग्रीकल्चर कर रहे हैं, थोड़ा पैस्टरलिज्म चल रहा है, थोड़ा क्राफ्ट चल रहा है। तो इसका तुम ऐसे है ना एक
डिफरेंस बना लेना अर्ली फेज़ का। अभी इधर कोई स्पेस दे रखी है क्या? नहीं, तुम अपने नोट्स में ऐसे है ना बना लेना, जिसमें तुम अर्ली फेज़ का लिख लेना और है ना मैच्योर फेज़ का डिफरेंस लिख लेना। अर्ली फेज़ में अपने को है ना पॉटरी के एविडेंस मिले, एग्रीकल्चर के मिले, पैस्टरलिज्म के मिले और क्राफ्ट्स के मिले। सेटलमेंट्स छोटी थी और कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अर्ली वाले में। इसमें से कोई ऐसे मेजर क्वेश्चन आएगा नहीं, बट अगर आंसर राइटिंग में बाय एनी चांस आ जाए तो तुम डिफरेंस तो एटलीस्ट लिख लो, ठीक है। और इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है, अब सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ पे आ जाते हैं। ये ब्लू वाला कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है क्या? इसमें साइट्स के नाम दे रखे हैं और इसमें सरस्वती रिवर का भी बताया रखा है। देखो, पहले तो हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली बोलते थे, पर आजकल इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे सरस्वती रिवर भी थी और उसके पास में भी इंडिया मतलब ये इंडस वैली की साइट्स थी, तो इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, ठीक है। अब जो हड़प्पा के लोग थे वो अपना सर्वाइवल के लिए मतलब क्या खाते थे ये पढ़ते हैं, ठीक है। ये सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़ में यही है। ये सबसिस्टेंस के ऊपर तुम ऐसे सर्वाइवल भी रख सकते हो कि वो अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते थे वो, ठीक है। तो हमें अब पता कैसे चला कि वो क्या खाते थे, तो हमें है ना ग्रेन्स मिले, ठीक है। ये देखो, चर्ड ग्रेन्स मिले, सीड्स मिली, उससे हमें उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस के बारे में पता चला। अब ये सब कौन पढ़ते हैं? आर्कियोबॉटनिस्ट होते हैं, जो कि एंशियंट प्लांट रिमेन्स के स्पेशलिस्ट होते हैं। उन्होंने ये सब पढ़ा और उनसे हमें पता चला। अब हमें कौन से ग्रेन्स मिले हड़प्पन साइट्स में? हमें वीट मिला, हमें बार्ले मिला, हमें लेंटल, चिकपी और सेसमे मिला। मिलेट्स मिले हमें गुजरात से, और राइस भी था, रेयर था पर था, ठीक है। अब एनिमल बोन्स कौन सी मिली हमें हड़प्पा की साइड में? हमें कैटल की बोन मिली, शीप की, गोट, बफेलो, पिग। ये सब की स्टडी कौन करते हैं? ये करते हैं आर्कियोजूलॉजिस्ट या फिर जू आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। अब ये आर्कियोजूलॉजिस्ट और आर्कियोबॉटनिस्ट जो है उनकी डेफिनेशंस मार्क कर लेना, वो MCQs में आ सकता है, ठीक है। अब हमें है ना वाइल्ड स्पीशीज़ के भी बोन्स मिले थे, जैसे कि बोर, डियर, घड़ियाल, इन सब के भी हमें बोन्स मिले थे, और हमें फ़िश के भी बोन्स मिले थे, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता कि जो हड़प्पा के लोग थे वो इन एनिमल्स को हंट करते थे उनके मतलब खाने के लिए, या फिर पहले के टाइम पे ऐसे होता था ना कि एनिमल्स को मार के उनको मतलब क्रूअल होता था, बहुत ज़्यादा क्रूअल होता था, और वो बैन भी हो चुका है, जो कि होना भी चाहिए। पर पहले के टाइम पे इससे एनिमल्स को मार के और उनको अपने घरों में सजा रहे होते थे, या फिर उनसे मतलब जैसे शीप होती है उसका वूल लेके ऐसे मतलब यूज़ करने के लिए, या फिर डॉग्स को पालते भी थे पहले के लोग। ये तो हम स्टोन एज से देख रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि हड़प्पा के लोग एनिमल्स का क्या करते थे, बट हमें उनके बोन्स मिले थे, ठीक है। अब ये जो मैप है इसमें तुम ये अर्ली हड़प्पन का है, तो इसमें तुम्हें अमरी दिख रहा होगा, कोट दिजी दिख रहा होगा, है ना। तो अगर तुमने मोहनजोदारो मूवी देखी हो तो उसमें अमरी का मेंशन किया गया था, आई गेस। एक बार कमेंट्स में बताना मेरे को, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में। हमने देख लिया कि हमें ग्रेन्स मिल गए इतने सारे, वीट, बार्ली, लेंटिल, तो अब हमें ग्रेन्स मिल रहे हैं, तो ये लोग उन ग्रेन्स को मतलब कितना ही एक्सपोर्ट कर लो, है ना, ये लोग ग्रो भी तो कर सकते थे ना। और हमें एविडेंस, अब ये जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है इसमें हमें सारे सोर्सेस मिल रहे होते हैं कि ये मतलब हमें कैसे पता चलता है कि ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है। तो अब उन सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे।
तो हमें पहला सोर्स मिलता है ये टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो। ये हमें कहाँ मिलता है? चोलिस्तान और बनावली में। अब देखो ये तुम इसको मार्क कर लेना, जो साइट्स है ना उनको। हमने अभी बनावली ऊपर देखा था ना हरियाणा में। एक सेकंड हम फिर से देख लेते हैं कहाँ गया। हाँ अभी देखो ये वाला जो है ना, मैंने ज़्यादा ही ख़राब कर दिया। तो ये बनावली है, ठीक है। तो बनावली है अपना हरियाणा में, वहाँ पे हमें टेराकोटा मॉडल मिल रहे थे ब्लो के, ठीक है। हमें मिला प्लोव्ड फील्ड कालीबंगन में। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में। कालीबंगन ये देखो, ये रहा कालीबंगन, ठीक है। तो अब इसको मार्क करते जाना। तो तुम मैप को देखोगे तो तुम जो साइट्स है ना उसको रिकॉल करना कि हाँ इस साइट पे। पूरा चैप्टर हो जाने के बाद वापस से मैप पे आना और सारी साइट्स को देख के रिकॉल करना कि हाँ इस साइट से मुझे ये मिला था, इस साइट से ये सब मिला था, ठीक है। और इन सबको है ना ऐसे अपने नोट्स में लिखो कि कालीबंगन से हमें ये सब मिला था, हड़प्पा से हमें ये सब मिला था। पूरा इन डेप्थ नहीं जाना होता, बट तुम्हें आइडिया रहेगा तो अच्छी चीज़ है। अब अगर आंसर राइटिंग में एग्रीकल्चर का पूछेगी, तुम कैसे कह सकते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर होता था? प्रूफ करो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि हमें टेराकोटा मॉडल मिले थे प्लो के। कहाँ मिले थे? चोलिस्तान और बनावली में। तुम कह सकते हो कि हमें पूरा एक प्लॉट फील्ड मिला था, कहाँ पे? कालीबंगन राजस्थान में, ठीक है। अब आगे और देखते हैं हमें क्या मिला। आगे हमें मिले ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स। ये कहाँ मिले हमें? शोरतगोई अफ़गानिस्तान में, ठीक है। अब और क्या मिला हमें? और हमें मिला वाटर रिजर्वॉइस। ये किधर मिले? धोलावीरा में। धोलावीरा भी हमने शायद मैप में देखा था। ये देखो ये रहा धोलावीरा। तो इधर क्या मिला अपने को? वाटर रिजर्वॉइस मिलता है। अभी वाटर रिजर्वॉय की भी फ़ोटो दिखाते हूँ। ये रहा वाटर रिजर्वॉय, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में हमें सिलबट्टे के बारे में बता रखा है कि हमें इंडस वैली में सिलबट्टा भी मिला था। बताओ कितनी कूल चीज़ है। तुम इतने 1000 साल पहले सिलबट्टे यूज़ कर रहे थे, कितनी बढ़िया चीज़ है, कितना सुंदर लग रहा है ये, है ना। तो अब नेक्स्ट है मोहनजोदारो। अब मोहनजोदारो को हम माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब मोहनजोदारो का एक्सकवेशन हो रहा था ना, तो उस टाइम पे हमें बहुत सारी बोन्स मिली थी। तो अब हमें नहीं पता कि इन लोगों का कोई वॉर हुआ था या कोई फेमाइन आया था, हमें नहीं आइडिया है क्योंकि हमें उनकी स्क्रिप्ट ही नहीं पता है। पर हमें बोन्स बहुत मिली थी, तो इसलिए मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेड भी बोला जाता है। आई गेस इसके ऊपर एक और चीज़ भी थी, या वो बाद में आएगी? हाँ बाद में आएगी, ठीक है। तो मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेड बोला जाता है। तो अब मोहनजोदारो की टाउन प्लानिंग के बारे में हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, एग्रीकल्चर था कि नहीं। तुम्हें पूरा बता देना है कि एग्रीकल्चर तो होता था। एविडेंस एकदम फेंक के मारो, ये सारे एविडेंस थे, इसलिए एग्रीकल्चर तो होता था। अब टाउन प्लानिंग पे क्वेश्चन अच्छा बनता है। तुम अब ये बताओ इंडस वैली की टाउन प्लानिंग कैसी थी? तुम कैसे कह सकते हो कि उनकी टाउन प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी? तो अब उनकी टाउन प्लानिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो टाउन प्लानिंग में सबसे पहले तो इन लोगों ने अपनी सिटी डिवाइड कर रखी थी 2 सेक्शन में। एक तो था सिटाइडल और एक तो था लोअर टाउन, ठीक है। सिटाइडल जो था वो स्मॉलर बट हायर था, और लोअर टाउन जो था वो लार्जर बट स्मॉलर था। ये स्मॉलर ही लिखा है ना? नहीं, लोअर था, नीचे की तरफ था। हाँ ये ब्लू वाला पैराग्राफ आ गया, ठीक है ठीक है। ब्लू वाले को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सिटाइडल और लोअर टाउन के बारे में पढ़ लेते हैं।
अब इनमें फोर्टिफिकेशंस हो रखी थी, सिटाइडल छोटा सा रही थी, छोटू सा था। अब तुम्हारा अगर क्वेश्चन आए कि तुम टाउन प्लानिंग को एक्सप्लेन करो, तो तुम ऐसे सिटाइडल और लोअर टाउन का मतलब एकदम, इन लोगों ने तो जैसे पूरा ऐसे नाम वाम लिखे हुए हैं, ये सब नहीं लिखना होता तुम्हें। पर तुम अगर ऐसे दो ऐसे सर्कल से या फिर ऐसे ओवल से, ऐसे जैसे मैंने बना रखा है ऐसे से बना दो, और फिर उसके बीच में लिख दो सिटाइडल, इधर सिटाइडल लिख दो, इधर लोअर टाउन लिख दो, और फिर एक्सप्लेन करो, तो वो अच्छा लगता है ना, प्रेजेंटेबल आंसर लगेगा कि ठीक है, तुम्हें बच्चे को पता तो है कि हाँ सिटाइडल इतना सा था और लोअर टाउन ऐसे इतना बड़ा था। ठीक है, अब सिटाइडल में तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि सिटाइडल में हमारे है ना जो मेन सारी बिल्डिंग्स जो थी, ग्रेट बाथ हो गया, वेयर हाउस हो गया, सारी इम्पॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स थी वो सिटाइडल में थी। और जो लोअर टाउन था वहाँ पे नॉर्मल जो लोग रहते थे वो सब रहते थे वहाँ पे। ठीक है, लोअर टाउन भी वॉल्ट था, सिटाइडल भी वॉल्ट था। ठीक है, अब वहाँ पे ये इन्होंने ऐसे बता रखा है कि लोग कैसे काम कर रहे होते थे वहाँ की ब्रिक्स के बारे में। अब ब्रिक्स, हमने स्टार्टिंग में चैप्टर का नाम ही ब्रिक्स, बीड्स और बोन्स क्यों है, क्योंकि वहाँ की ब्रिक्स ही बहुत बढ़िया थी। वहाँ की ब्रिक्स या तो सन ड्राइड होती थी या फिर बेक्ड होती थी, स्टैंडर्डाइज रेशियो में होती थी। अब तुम बताओ, इतनी बढ़िया ब्रिक्स है तो तुम्हें क्यों नहीं अच्छी लगेगी, है ना। और हड़प्पा में हुआ भी था ऐसा। अब ये देखो, ये जो ब्लू वाला है ना, इसमें हम यही पढ़ेंगे। तो हड़प्पा हमारी फर्स्ट साइट थी जो डिस्कवर हुई थी, ये अपने को याद हो चुका है। ठीक है, पर हड़प्पा में हुआ क्या था, हड़प्पा क्या है ना, बहुत भयंकर तरीके से ऐसे डिस्ट्रॉय हो चुकी थी साइट। क्यों हुई थी, क्योंकि वहाँ की जो ब्रिक्स थी ना वो चोर लेके भाग गए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो गई। ठीक है, अब अलेक्जेंडर कनिंघम, ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ASI के। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, MCQ बेस्ड में आ सकता है, इसको मार्क कर लेना। इन्हीं को हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब लेइंग आउट ड्रेन्स। अब कहीं भी तुम देख लो, तुम्हें कुछ याद हो या ना हो, पर तुम्हें ये तो पता रहेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम तो बहुत ही अच्छा था। इंडस वैली के साथ साथ मेसोपोटामिया भी चल रही थी, पर वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं था, इंडस वैली में था। अब ड्रेनेज वाले पे भी क्वेश्चन बन सकता है। टाउन प्लानिंग का तुमने देख लिया, टाउन प्लानिंग में एक तो ये सिटाइडल और लोअर टाउन एक्सप्लेन कर देना, और उसके बाद में जो वहाँ के घर होते ना, अभी आगे ये लोअर टाउन का भी बताएगा कि वहाँ पे घर कैसे होते थे, प्राइवेसी का कंसर्न होता था कि नहीं होता था। तो तुम ना क्वेश्चन ऐसे ऊपर, यहाँ ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे तुम ऐसे क्वेश्चंस लिख लिया करो। अभी इतने देर में कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, एक तो एग्रीकल्चर वाला हो गया, ठीक है, एक अपना टाउन प्लानिंग वाला हो गया, तीसरा अपना ड्रेनेज वाला आएगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन तो हो गए ना अपने, तो इनको लिखते जाओ। तुम क्वेश्चन लिखोगे, फिर तुम्हारा दिमाग अपने आप लास्ट में जब पूरा चैप्टर हो जाएगा ना, तो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चंस रिपीट होने चाहिए और तुम्हारे आंसर आने चाहिए। नहीं आ रहे ना, जिस पेज पे आंसर है उसी के ऊपर क्वेश्चन लिख दो, उसको याद करते जाओगे, उसको फिर बाद में नोट करके लिखोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब ड्रेनेज के बारे में पढ़ते हैं। ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, वैसे तो बहुत ही बढ़िया था, ग्रिड पैटर्न में था, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। वहाँ की जो मतलब जो हर घर था ना, वो है ना स्ट्रीट ड्रेन से जुड़ा हुआ था, मतलब हर घर का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो स्ट्रीट के ड्रेन से जुड़ा हुआ था, तो घर का गंदा पानी वो स्ट्रीट के ड्रेन से निकल जाता था। इतना परफेक्ट था वहाँ का, आज के टाइम पे होता है। ठीक है, अब और ये ब्लू वाला तो इतना कुछ लग नहीं रहा। अब डोमेस्टिक आर्किटेक्चर पे आ जाते हैं। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में हमें क्या मिलेगा, जो लोअर टाउन था मोहनजोदारो, उसका बता रहे हैं। अब घर कैसे होते थे हड़प्पा, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऐसे ऐसे घर होते थे उनके। ये पिक्चर दे रखी है ना, बीच में कोर्टयार्ड होता था, ठीक है, और उसके आजू बाजू कमरे होते थे। अब कोर्टयार्ड होता था सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ का एरिया, मतलब वहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ कोर्टयार्ड में हो रही होती है। वहाँ पे खाना बन रहा है, वहाँ पे वीविंग हो रही है,
तो कोर्टयार्ड इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। अब वहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी उनके घरों में, कि जो हड़प्पा के लोग थे ना, उनको प्राइवेसी का बहुत कंसर्न था। तो एक और क्वेश्चन बन गया हमारा, 4th क्वेश्चन हो गया ना ये। तो आप कैसे कह सकते हो कि हड़प्पा के लोगों को प्राइवेसी का कंसर्न था? तो फर्स्ट तो वहाँ पे कोई विंडोज़ नहीं थी, ठीक है। और सेकंड ये था कि जब मेन एंट्रेंस जो थी ना, वो डायरेक्ट कोर्टयार्ड का व्यू नहीं, मतलब डायरेक्ट कोर्टयार्ड नहीं दिखाती थी। जैसे कि अपने ऊपर देखा कि कोर्टयार्ड में सारी मेन एक्टिविटीज़ हो रही होती थी, तो जो कोर्टयार्ड था ना, वो घर के एंट्रेंस से अपने को नहीं दिखता था। तो उनको प्राइवेसी का तो पूरा कंसर्न था, ठीक है। हर घर का अपना बाथरूम था, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे 700 अपने को वेल्स मिले थे, जो कि और अच्छी बात है, ठीक है। अब आगे, और ये अपन ने देख लिया घर ऐसे बढ़िया से होते थे। अब ये सिटाइडल पे आ जाते हैं। सिटाइडल पे अपन ने देखा कि ये स्मॉलर था बट ऊंचाई पे था, ठीक है। अब सिटाइडल में जो मेन बिल्डिंग्स थी, अब मेन बिल्डिंग्स ये देखो, वेयर हाउस कहाँ पे है? सिटाइडल में। ग्रेट बात कहाँ पे? सिटाइडल में। तो जो मेन बिल्डिंग्स थी वो सिटाइडल में होती थी। सिटाइडल, हाँ, अब ये देखो वेयर हाउस का इसमें लिखा हुआ है। वेयर हाउस क्या था? एक मैसिव स्ट्रक्चर था, जिसका अभी हमारे पास केवल एक लोअर ब्रिक पोर्शन ही बचा है। अपर वाला में भी वो वुड का होगा, इसलिए वो डिके हो गया हो। और अब आ जाता है ग्रेट बात। ग्रेट बात का तुम बना लो, मतलब स्टिकी नोट होता है ना, उसमें 5 पॉइंट्स लिख लो ग्रेट बात का। पहला, लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था वो, ठीक है, कोर्टयार्ड में, जो कि कॉरिडोर से सराउंडेड था चारों तरफ से। अब वहाँ पे 2 सीढ़ियाँ थी, नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। और वो उधर जिप्सम की मोटर लगी हुई थी। 3 साइड्स में रूम्स थे और एक साइड पे एक बड़ा सा वेल था, ठीक है। और वहाँ पे क्या क्या था? वहाँ पे 8 बाथरूम्स थे, 4 ऐसे ईच साइड पे, ठीक है। और जो ड्रेन्स थे वो हर बाथरूम से कनेक्टेड थे। तो अब अगर वो ड्रेन्स का क्वेश्चन बने, तो तुम ड्रेन्स में पहले तो एक्सप्लेन कर दोगे कि जो ड्रेनेज था वो एक तो हर घर में था और वो हर घर का वो स्ट्रीट से कनेक्टेड था, ठीक है। दूसरा तुम एक्सप्लेन कर दोगे कि घरों में तो था ही, वो ग्रेट बात उधर साइड भी था, तो उसका भी एक्सप्लेन कर दोगे। अब जो ग्रेट बात है, उसको जो स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि ये कोई स्पेशल रिचुअल बात के लिए यूज़ होता होगा। हमें नहीं पता एक्चुअल में किस लिए यूज़ होता होगा, बट स्कॉलर्स यही कहते हैं, तो ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस पे। अब हमें देखो स्क्रिप्ट पता है नहीं, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि वहाँ पे सब लोग इक्वली ट्रीट होते थे या फिर वहाँ पे मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता था? वहाँ पे होता है, मतलब लोगों को कैसे ट्रीट करा जाता था, कैसी लाइफ होती थी उनकी? तो इसमें अब अगर हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है तो हम कैसे पता चलाएं? तो हम उनके जो बरियल्स होते हैं उससे पता चलाएंगे। अब हम बरियल से कैसे पता चला सकते हैं? तो पहले के टाइम के जो लोग होते थे ना, उनकी ये थिंकिंग होती थी, मतलब वो मानते थे आफ्टर लाइफ में कि डेथ के बाद आप मतलब अगर अपने क्लोज वंस के लिए कुछ सामान, उनका फेवरेट सामान रखोगे तो वो आफ्टर लाइफ में उसको यूज़ कर पाएंगे। पहले के लोग ये मानते थे, ठीक है। तो हड़प्पा के जो लोग थे ना, वो भी यही मानते थे। तो अब हम उनके बरियल्स को देख के भी मतलब देख सकते हैं ना कि अगर वहाँ पे सोशल डिफरेंस हो, कोई रिच हो कोई पुअर हो, तो उससे हमें उनके बरियल से पता चल सकता है कि अगर कोई रिच इंसान होगा तो वो प्रेशियस स्टोन्स रखेगा बरियल्स में, और इसी जगह कोई पुअर होगा तो वो ऐसे पॉट्स रख देगा या फिर
मतलब और भी चीज़ें होती हैं, यूटेंसिल सब साथ में रख देंगे। तो अब हम उससे पता लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो हड़प्पा के साइड्स में जो बरियल्स होते थे उसमें ये लोग पिट्स में ना डेड को रखते थे, मतलब डेड बॉडी को, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। अब इसमें एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि हमें मिला कि बहुत सी जो ग्रेव्स थी उसमें पॉटरी और ऑर्नामेंट्स रखे हुए थे, ठीक है। ये लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। अब ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी केवल औरतों के बरियल से मिली है, आदमियों के बरियल से भी मिली थी। एक एक्सकवेशन हुई थी मिड 1980s में, उसमें एक ऑर्नामेंट था जो कि 3 शेल रिंग्स थी, एक जैस्पर था, जैस्पर बीड, जैस्पर सेमी प्रेशियस स्टोन होता है, और हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स थे जो कि एक मेल स्कल के पास मिले थे हमें, ठीक है। अब कुछ डेड के पास हमें कॉपर के मिरर भी मिले, पर इन सब से हमें ये तो पता चल गया कि जो हड़प्पा के लोग थे ना वो एकदम प्रेशियस चीज़ें तो नहीं रखते थे बरियल्स के पास। तो अब हमें बरियल से तो नहीं पता चला कि इन लोगों की सोशल डिफरेंसेस थे कि नहीं। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे? अब हम पता लगाएंगे उनके मतलब उधर कोई लग्जरियस आइटम थे कि नहीं। लग्जरियस आइटम क्या होता है? लग्जरियस आइटम, और ये क्या लिखा है, हाँ लग्जरियस आइटम दे रखे हैं, ठीक है। तो लग्जरियस आइटम या फिर ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं? तो वो होते हैं जो कि रेयर होते हैं, जो कि बहुत ही कॉस्टली होते हैं बनाने में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स लगती है उसको बनाने के लिए, उसको हम लग्जरियस आइटम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें हड़प्पा में ऐसा क्या मिला? तो हमें पॉट्स मिले फेंस के, जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ये जो है ये फेंस का पॉट है, तो ये हमें हड़प्पा में मिला। तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट होता है इसको बनाना, ठीक है। तो हम इसको हम लग्जरी मान सकते हैं, तो हम इसको लग्जरी मानते गए। फिर बाद में क्या हुआ कि हमें तो फेंस के और भी आइटम मिल गए, तो अब हम इसको लग्जरी मानेंगे कि नहीं, कि लग्जरी तो रेयर होती है ना। पर मतलब ऐसा नहीं है, देखो जो आइटम का डिस्ट्रीब्यूशन था, जो ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, वो हर जगह तो सेम नहीं था। जो रेयर ऑब्जेक्ट्स थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह तो सेम नहीं था। मोस्टली वो मोहनजोदारो और हड़प्पा में ही मिलते थे, ना कि स्मॉलर सेटलमेंट्स में। पर वो थे, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ही रेयर थे, ठीक है। अब ये जो पिंक वाला बॉक्स है इसमें होड्स के बारे में लिखा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो होड्स के बारे में, होड्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम कंटेनर्स में रखते हैं, और होड्स में जैसे ज्वेलरी आ जाएगी या फिर मेटल ऑब्जेक्ट्स, ये सब होते हैं जिन्हें हम होड्स कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बनता है कि आंसर राइटिंग में क्वेश्चन क्या बन सकता है? एमसीक्यू में तो केवल ये होड्स ही आता है, पर आंसर राइटिंग में क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सोशल डिफरेंसेस हड़प्पा में थे कि नहीं, और अगर तुम्हें सोशल डिफरेंसेस निकालने हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हें स्क्रिप्ट तो बतानी है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सोशल डिफरेंस था कि नहीं हड़प्पा में? तो तुम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमें बरियल्स से हम पता लगा सकते हैं या फिर हम लग्जरीज से पता लगा सकते हैं, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट तो पता लगा नहीं, बट हमने ट्राई किया तो अच्छी बात है। अब आ जाते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब इसमें लोकेट शानू दारो आ गया, और शानू दारो भैया किधर था? हमने कहीं तो मैप में देखा था, कहाँ गया? ये तो नहीं है, ये वाला मैप, ठीक है। अब इसमें शानू दारो ये रहा। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में ये लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन का बताएंगे। कहाँ चली गई?
एक सेकेंड, आ ही गया बस, आ गया। हाँ, तो हम शानोदारो की बात करेंगे। ये एक टाइनी सेटलमेंट थी 7 हेक्टेयर्स की। अब ये तो सही है, पर इसमें मोहनजोदारो का भी बता रखा है कि 125 हेक्टेयर का था। MCQ में आ सकता है, मार्क कर लो। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं चानोदारो में। चानोदारो में स्पेशलिटी क्या थी कि ये लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते थे। क्राफ्ट प्रोडक्शन में जैसे कि ये लोग बीड मेकिंग कर रहे हैं, शेल कटिंग कर रहे हैं, मेटल वर्किंग कर रहे हैं, सील मेकिंग हो रही है, वेट मेकिंग हो रही है। बढ़िया क्राफ्ट प्रोडक्शन चल रहा था चानोदारो में। ठीक है, अब वेराइटी ऑफ मटेरियल्स थे वहाँ पे, जैसे कि स्टोन्स लाइक कार्नेलियन, बहुत ही प्यारा रेड कलर का होता है स्टोन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टियाटाइट तो हमने कहीं सुना था, कहाँ सुना था स्टियाटाइट? फर्स्ट पेज में जो सील्स थी, क्या वो स्टियाटाइट से बनी हुई थी? हाँ, वो बनी हुई थी, तो स्टियाटाइट भी था। मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल, फैंस भी हमने पढ़ा था। फैंस हमने रेयर था ना, बहुत डिफ़िकल्ट था बनने में। ठीक है, टेराकोटा भी हमने पढ़ा था। टेराकोटा हमें क्या मिला था? टेराकोटा बनावली में तो नहीं था। हाँ, तो टेराकोटा भी यूज़ हुआ था। जो बीड्स थी वो या तो 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे जोड़ के बनती थी, उसमें गोल्ड कैप्स भी लगती थी, और वो डिस्क शेप्ड होती थी, सिलेंड्रिकल शेप होती थी, स्फेरिकल होती थी। तो ये जो बीड्स हैं, ये उस टाइम पे हज़ारों साल पहले बनी हुई चीज़ें हैं। और तुम सोचो, तुम अभी तुम पिक्चर्स में देख रहे हो, तुम इमेजिन करो तुम म्यूज़ियम्स में जाओ और तुम उनको लाइव देखो तो कितना सुंदर लगेगा, है ना? तो इनको देखना चाहिए, कितना हज़ारों साल पहले लोग बना के चले गए और तुम्हें मौका मिल रहा है कि तुम उनको अभी देख पाओ, तो कितनी बढ़िया चीज़ है। तो यही इसमें है कि जो चानोदारो था वहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत होता था। तो अब इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था कि नहीं होता था, या फिर कैसे होता था, क्या होता था क्राफ्ट प्रोडक्शन में। तो पहले तो तुम बता दोगे कि क्राफ्ट प्रोडक्शन में बीड मेकिंग हो रही है, शेल कटिंग हो रही है, मेटल वर्किंग, ये सब हो रहा है। अब वहाँ पे कौन से मटेरियल्स होते थे? कार्नेलियन, ये सारे मटेरियल्स तुम एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, अब सारे तुम्हें याद होंगे नहीं, पर तुम कुछ तो याद कर सकते हो। कार्नेलियन याद कर लेना, जैस्पर याद कर लेना, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टियाटाइट तुम्हें याद हो जाना चाहिए। कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ये तो इजी है। शेल हो गया, फेंस अभी अपने पढ़ा था, फेंस, टेराकोटा, ये भी याद हो जाना चाहिए। शेप्स में 1-2 याद कर लेना, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, तो तुम्हें याद होगा तो तुम आंसर में एक्सप्लेन अच्छे से कर पाओगे ना कि हाँ क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। और तुम देखो कितने बढ़िया बढ़िया ये सिलेंड्रिकल भी बना रहे हैं, स्फेरिकल भी बना रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब इसमें टेक्निक्स बता रखी है, स्टियाटाइट का बता रखा है कैसे बनाते थे। ये तो भयंकर ही इन डेप्थ हो जाएगा, मतलब इतना अगर तुम्हें क्राफ्ट प्रोडक्शन वाले में एक्सप्लेन करना हो तो वो तुम्हारी इच्छा है, पर इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। अपन इसको देखने के बाद ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर तो हमने शायद मैप में देखा था, है ना? तो नागेश्वर और बालाकोट में ऐसा क्या हो रहा था? अब ये कह रहे हैं कि दोनों ही सेटलमेंट कोस्ट के पास थी, पर ये लोग करते क्या थे जो इनका मेंशन हो रहा है इन साइट्स का? तो ये लोग स्पेशलाइज थे शेल ऑब्जेक्ट्स के लिए। ये लोग शेल ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, बैंगल्स बना रहे हैं, लैडल्स बना रहे हैं। तो नागेश्वर बालाकोट में क्या होता था? MCQ अगर बने तो तुम बता देना, शेल ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। ठीक है, MCQ नहीं बने क्राफ्ट प्रोडक्शन में भी तुम इसको इंक्लूड करना। ठीक है, अब इसमें ये जो देखो कितनी प्यारी सी पिक्चर दे रखी है पॉट्स की, कितना सुंदर लग रहा है, इसमें कितना प्यारा सा डिज़ाइन बना रखा है। म्यूज़ियम्स में जाओ तो तुम देखना कभी। आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन,
अब इसमें क्या है, इसमें हमें पता चलेगा कि तुमने कह तो दिया कि क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था और ये सारे मटेरियल तुमने कार्नेलियन बता दिया, जैस्पर, क्रिस्टल, इतनी सब तुमने बता दो दिया, पर तुम बता कैसे रहे हो, प्रूफ क्या है तुम पे? एट दी एंड हम प्रूफ में ही आते हैं, वैसे नहीं मानते। तो प्रूफ में ये बता रहे हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो रॉ मटेरियल को ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल मिल जाए या फिर अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स मिल जाए कि बना रहे थे पर शायद ख़राब हो गया तो उसने तो छोड़ दिया पर हमारे काम आ गया, हमें पता चल गया कि हाँ ये लोग तो उस टाइम पे ये बना रहे थे, है ना। बल्कि जो वेस्ट होता है, इसमें कह रहे हैं कि जो वेस्ट होता है वो बेस्ट इंडिकेटर होता है क्राफ्ट वर्क का, ठीक है। तो हमें इन दो चीज़ों से पता चला कि हाँ वहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था। अब इसमें आगे क्या है, स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। अब हम मटेरियल्स ये जो इतने सारे हैं वो एक स्पेसिफिक जगह पे तो बिल्कुल नहीं मिलते होंगे। अगर तुम सोचो कि तुम्हें ये इतने बढ़िया बढ़िया ये कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सारे जो मटेरियल्स है ये तुम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि एक ही जगह से मिल रहे हो। तो हमें ये कहाँ से मिलते थे, अब हम ये इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें टेराकोटा के टॉयज़ जो मिले थे उसमें बुलक कार्ट्स भी थे, मतलब टेराकोटा की बुलक कार्ट मतलब टॉय था वो। तो उसमें हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर ये टॉयज़ में बुलक कार्ट बना रहे हैं तो ये रियल लाइफ में भी उनको यूज़ करते होंगे, मतलब सामान जो गुड्स है उनका ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये लोग बुलक कार्ट्स यूज़ करते होंगे, है ना। तो पहला तो सोर्स हमें ये मिल गया कि ये लोग बुलक कार्ट्स का यूज़, अगर ये टॉयज़ बना रहे हैं तो ये मे बी बुलक कार्ट्स एक्चुअल में भी यूज़ करते हों गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। रिवर्स का भी आगे हमें मिलेगा कि हमें एक सील, आगे मैं दिखाऊंगी, आगे एक सील मिलेगा जिसमें बोट बनी हुई है। तो हम रिवर के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन करते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है। अब मटेरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट, अब भी हमारे कॉन्टिनेंट से हम क्या क्या इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो नागेश्वर और बालाकोट तो हमने देख लिया कि वहाँ पे तो हमें शेल्स मिल गए, ठीक है। शोरतुगई एक साइड थी, शोरतुगई हमने अभी तो पढ़ी थी, कहाँ, हमें ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स में हमें शोरतुगई से मिले थे ना, ठीक है। तो शोरतुगई से हमें एक और चीज़ मिली जो कि थी लापिस लजुली। लापिस लजुली एक ब्लू स्टोन था जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूड था और बहुत ही प्यारा था। तो हमें लापिस लजुली मिला, हमें लोथल से कार्नेलियन मिला, कार्नेलियन अभी रेड कलर का सुंदर सा था ना, तो कार्नेलियन हमें लोथल से मिला। स्टीयरटाइड हमें साउथ राजस्थान से या फिर नॉर्थ गुजरात से मिला। मेटल हमें राजस्थान से मिला, ठीक है। राजस्थान से ही हमें, राजस्थान के खेतरी रीजन से हमें कॉपर मिला। साउथ इंडिया से हमें गोल्ड मिला, साउथ इंडिया से गोल्ड, तो ये तो तुम्हें भी पता होगा, वो कौन सी मूवी थी, KGF थी ना, वहाँ पे गोल्ड माइंस थी, तो उस टाइम पे भी गोल्ड बहुत था, तो वहीं से हम गोल्ड लेते थे, ठीक है। तो इसको तुम्हें याद करना हो, अब तुम पैराग्राफ में पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा याद करने के लिए, पर तुम्हारी ये जो साइड में ये जो जगह बनी हुई है इसमें अगर तुम ऐसे टेबल बना लो, ऐसे इतनी गंदी नहीं पर तुम अच्छी सी टेबल बना लो, तुम्हें समझ आ जाए ऐसी, और उसमें एक जगह तुम साइड्स लिख दो और एक जगह तुम जो मटेरियल है वो लिख दो, तो तुम्हें याद इजीली हो जाएगा। टेबल बनाओगे, टेबल बनाने से जल्दी याद होता है, ठीक है। तो तुम ऐसे इधर टेबल बना के लिख लेना जिससे तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आगे भी यही लिखा हुआ है, ज्ञानेश्वर जोधपुर कल्चर था, ये कॉपर एज जो थी ये राजस्थान में ही था अपने, मतलब कॉपर लेते थे अपन हड़प्पा के लोग। अब इतना बढ़िया मैप देख लिया हमने, अब इस मैप में क्या क्या है, इस मैप में दे रखा है मेसोपोटामिया दिख रहा है हमको,
ठीक है। ये मेलुआ क्या है ये नहीं पता हमें, बट यहाँ पे अपने को हमारा हड़प्पा दिख रहा है और लोथल दिख रहा है। लोथल से अभी हमने क्या लिया था, कार्नेलियन लिया था। अच्छा ठीक है, तो मेसोपोटामिया, मेलुआ हमें नहीं पता, और मगन और ये दिलमुन। ठीक है, ये अभी आगे आएंगे, अब इनको पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया तो हमें पता है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली के साथ साथ में चल रही थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कांटेक्ट विद द डिस्टेंट लैंड्स। अब हम जो ट्रेड थे वो सब कॉन्टिनेंट्स में तो हम करते ही थे, बट हम बाहर से भी जो सिविलाइजेशन थी, बाहर के भी जो लोग थे, उनके साथ भी हम ट्रेड करते थे। अब कैसे करते थे, सोर्सेज बताओ, हम मान ही नहीं रहे तुम्हारी बात। तो सोर्सेज में हमें पहला सोर्स मिलता है ओमान से। ठीक है, ओमान में हमें मिलता है हड़प्पन जार, यही है, ये हमें मिलता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ओमान से तो हमारा होता था ट्रेड, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, अब हमें दूसरा सोर्स मिलता है मेसोपोटामियन टेक्स्ट। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में एक जगह है मगन मेंशन कर रखी है। ठीक है, उसको हम ओमान मान लेते हैं। ठीक है, अब और क्या क्या मेंशन कर रखा था मेसोपोटामियन टेक्स्ट में। ठीक है, अब मेसोपोटामियन टेक्स्ट में दिलमुन का मेंशन हो रखा था। दिलमुन को अभी का हम बहरीन का आइलैंड मान सकते हैं। मगन मेंशन हो रखा था, जिसको ओमान मानते हैं, और एक और जगह मेंशन हो रखी थी मेलुआ। अब ये मेलुआ क्या चीज़ थी, मतलब कौन सी जगह थी। अब मेलुआ को डिस्क्राइब कर रखा था कि वहाँ से हमें, मतलब मेसोपोटामिया के लोगों को मिल रहा है कार्नेलियन। ये तो शायद हमें लोथल में भी मिल रहा था। ठीक है, लापिस लजुली, ये हमें शोरतुगाहे से तो नहीं मिल रहा था क्या, मिल तो रहा था। कॉपर, ये तो खेतरी रीजन से ही मिल रहा था। अब देखो ऐसा नहीं है, ओमान में भी कॉपर मिल रहा है, पर ओमान में लापिस लजुली और कार्नेलियन तो नहीं मिल रहा। अब गोल्ड भी मिल रहा है, गोल्ड हमें साउथ से मिल रहा था। तो ये जो सारे मटेरियल है, इन सबको देखने के बाद हमें ये तो लग सकता है ना कि ये मेलुआ हमारी बात हो रही है, तो मे बी मेलुआ हम ही हो। और वेराइटीज़ ऑफ वुड्स भी मिल रही थी। मेरा वुड कट गया, पर ये ऐसे है। ठीक है, और एक और मेसोपोटामियन मिथ था जिसमें एक हाजा बर्ड का मेंशन हो रखा था। अब हाजा बर्ड को आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि मे बी ये पिकॉक को बोल रहे हो, बाकी हमें नहीं पता, पर मे बी मेसोपोटामिया में जो मेलुआ का मेंशन हुआ था वो हम ही हों, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग। ठीक है, तो हम इन दो सोर्सेस से बिल्कुल कह सकते हैं कि हाँ, हमारा ट्रेड तो हो रहा था बाहर के लोगों से। ठीक है, दो सोर्सेस कौन से थे, एक तो ओमान में मिला हुआ हड़प्पन जार, और दूसरा मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेलुआ का मेंशन। ठीक है, तीसरा हम इसको भी बोल सकते हैं, एक सील है जो कि बोट का डिपिक्शन कर रही है। तो हम बोट सील्स में बना रहे हैं, तो हम बोट का यूज़ भी तो करते होंगे ना उस टाइम पे, तो वही है। तो तीसरा सोर्स हम ये भी सील्स का भी दे सकते हैं कि हमें सील्स में बोट्स का मतलब ऐसे इमेज बनी हुई दिखी थी, तो मे बी ये लोग ट्रेड तो बिल्कुल करते थे, बाहर के लोगों से भी करते थे और इनसाइड अंदर के लोगों से भी करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें एक पिक्चर मिलती है जो कि एक साइन बोर्ड है, जो हमें मिला था धोलावीरा से। इसमें बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं, पर हमें अभी तक नहीं पता, हम इनको डिसाइफर नहीं कर पाए, पर ये साइन बोर्ड हमें धोलावीरा से मिला था। ठीक है, अब सील, स्क्रिप्ट एंड वेट्स। सील्स के बारे में पढ़ते हैं, सील्स एंड सीलिंग्स। अब इसमें एग्जांपल दे रखा है कि सील्स का मतलब क्या यूज़ आता था उस टाइम पे, जो कि आज भी हम रेलेवेंट, मतलब एकदम एग्जैक्टली तो नहीं, बट अगर मैं एग्जांपल बताऊं
तो हम अगर ज़ेप्टो से ऑर्डर करते हैं, हमने ऑर्डर किया एक चिप्स का पैकेट, ठीक है। अब अगर वो चिप्स का पैकेट खुला हुआ है, वो सील्ड पैक्ड नहीं है, या फिर हमने मतलब नमकीन ऑर्डर की तो सील्ड पैक नहीं है, सील्ड होती है ना वो पैक्ड है ही नहीं, वो खुली हुई आई है वो, क्या तुम उसको कंज्यूम करोगे? नहीं। तुम्हारा फर्स्ट क्या होगा कि तुम कंप्लेन करोगे कि ये सील्ड पैक है ही नहीं, तो हमें ट्रस्ट ही नहीं, हम इसको कंज्यूम ही नहीं कर सकते, मे बी ये हमारी तबीयत ख़राब कर दे। तो तुम सोचोगे तुम अभी ये चीज़ें कर रहे हो, तो पहले के टाइम के लोग थोड़ी अलग थोड़े थे, मतलब सेम ही इंसान ही तो थे ना वो भी, तो वो भी तो उनको भी तो ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, और उनको थे। तो जो ट्रेड करते थे वो अब पोटली में सामान जा रहा है, अब उसको मतलब ऐसे रस्सी से टाई करके उसमें ऐसे सील लगा देते थे, क्ले, वो वेट क्ले होता था, उसमें से सील लगा के, और उस सील में उस पर्सन का नाम लिखा हुआ है जो सामान बेच रहा है, और सील पूरी बंद है, तो उससे एक ट्रस्ट आ रहा है सामने वाले को कि हाँ अगर ये खुली नहीं है तो जो अंदर का सामान है वो एकदम परफेक्टली फ़ाइन है, ठीक है। तो सील्स का ये यूज़ आता था उस टाइम पे। अब इस पैराग्राफ में यही लिखा है, ठीक है। अब स्क्रिप्ट में आ जाते हैं। स्क्रिप्ट हमने इतनी देर में देख लिया कि डिसाइफर तो बिल्कुल नहीं थी, तो अब हमें स्क्रिप्ट के बारे में कुछ तो पता चला होगा ना, मतलब डिसाइफर नहीं कर पाए पर थोड़ा थोड़ा तो कुछ पता चला होगा। देखो, जो मोस्टली जो इंस्क्रिप्शंस थे वो सारे शॉर्ट थे, सबसे लॉन्गेस्ट जो है उसमें 26 साइंस है, ठीक है। अनडिसाइफर्ड है अभी तक, समझ गए। फिर हम उनके बारे में क्या पता चला कि उनके बारे में सबसे ज़्यादा साइंस थे, कम से कम 375 से लेके 400। इसको तुम में से हाईलाइट कर लेना। अब जो स्क्रिप्ट थी ना वो राइट टू लेफ़्ट लिखी हुई थी। अब तुम कैसे कह सकते हो कि राइट टू लेफ़्ट लिखी हुई थी? इसका क्या प्रूफ है? तो इसका ये प्रूफ है कि हम जब लिखते हैं, हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, है ना, तो अगर हमारा मतलब वर्ड है वो बहुत ज़्यादा ऐसे बड़ा है और वो लास्ट में स्पेस कम है, तो हम उसको हैंड राइटिंग छोटी करके उसको फंसा देते हैं ना लास्ट में कि हाँ हमारा वर्ड चला जाए। तो वैसे ही जो हमें सील्स मिली ना, उसमें राइट टू लेफ़्ट, तो जब लेफ़्ट की साइड हम देख रहे थे ना तो साइन जैसे छोटे होते गए, मतलब उससे कंजस्टेड हो जाता है ना, फंसा के उसको फंसाया गया हो, तो वैसे वो लेफ़्ट साइड पे हो रखे होते हैं। यूजुअली राइट साइड पे होते हैं हमारे, पर इनके लेफ़्ट साइड पे हो रखे थे, ठीक है। तो ये भी हमें पता चलता है। अब और क्या है, राइटिंग जो थी वो सील्स में दिखी हमें, बिल्कुल दिखी। एक सेकेंड, कॉपर टूल्स में दिखी, रिम्स ऑफ जार में दिखी, टैबलेट्स में, ज्वेलरी में, एंशंट साइन बोर्ड में भी दिख गई। तो राइटिंग तो बहुत थी, बस हमें उसे डिसाइफर करना है। अब आ जाते हैं हम वेट्स पे। वेट्स में आज भी होता है, हम सब्ज़ी ख़रीदने जाते हैं तो वेट्स करते हैं ना, वो वैसे ही उस टाइम पे होता था, ठीक है। क्यूबिकल होता था, अभी शायद हमने फर्स्ट पेज पे देखा भी था, वो डाइस की शेप में थे ना, वो वेट्स ही थे, ठीक है। मार्किंग कुछ नहीं होती थी उन वेट्स में, और वो लोग बनते थे चर्च से, जो कि एक स्टोन होता है, ठीक है। अब और क्या है, डेसिमल सिस्टम से चलते थे, ये सारा याद कर लेना। ये जो वेट्स होते थे, जो छोटे वाले होते थे, वो ज्वेलरी या बीड्स में ऐसे काम आते होंगे, उनको ऐसे तोलने के लिए, है ना। अब सबसे मेन, एंशंट अथॉरिटी। एंशंट अथॉरिटी में ये प्रीस्ट किंग की स्टैचू भी लगा रखा है। अब क्या हम मान सकते हैं कि प्रीस्ट किंग कोई हायर अथॉरिटी के पर्सन थे? हमें नहीं पता, ठीक है। अब एंशंट अथॉरिटी में आता है कि उस हड़प्पन सिविलाइजेशन में वहाँ पे मर्चेंट कम्युनिटी थी, या फिर
वहाँ पे सब इक्वली ट्रीट होते थे या फिर वहाँ पे एक सिंगल अथॉरिटी? हमने देखा कि वहाँ पे सब स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो में सब ब्रिक्स बहुत बढ़िया चल रही हैं, ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा चल रहा है, ट्रेड हम अंदर के मतलब स्टेट से भी कर रहे हैं, बाहर के सिविलाइजेशन से भी हमारा ट्रेड हो रहा है। तो इतना परफेक्ट अगर कुछ चल रहा है तो उसको चला कौन रहा है? वहाँ पे एक सिंगल अथॉरिटी है, वहाँ पे कोई किंग है जो ये सब चला रहे हैं, या फिर वहाँ पे सब इक्वली ट्रीट होते हैं और वहाँ पे इक्वालिटी बहुत अच्छी है तो वो सब चला रहे हैं, या फिर वहाँ पे डुअल गवर्नमेंट चल रही है, या फिर हर मतलब स्टेट की या फिर अभी की जो साइट्स है वहाँ पे हर किंगडम का एक किंग है, चल क्या रहा है वहाँ पे? तो इसमें अलग अलग स्कॉलर्स अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं। देखो एक्चुअल में क्या हुआ यह हमें नहीं पता, पर अगर अथॉरिटी पे क्वेश्चन आए तो हम एटलीस्ट जो स्कॉलर्स हैं उनकी थ्योरी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, कि हाँ इस स्कॉलर ने ये बोला था, ये वाले स्कॉलर ने ये बोला था। अब स्कॉलर्स के नाम नहीं दे रखे पर उनकी थ्योरी बिल्कुल दे रखी है, ठीक है। देखने के बाद हमें क्वेश्चन ये बनता है कि अथॉरिटी वहाँ पे थी कि नहीं, ठीक है। तो इसमें है ना आर्कियोलॉजिस्ट 3 थ्योरीज़ बना रहे होते हैं, पर 3 थ्योरी से पहले हमें सोर्सेस देखने पड़ेंगे। तो सोर्सेस में हमें क्या क्या मिलता है? पहला सोर्स हमें मिलता है, एक लार्ज बिल्डिंग मिलती है आर्कियोलॉजिस्ट को जो कि मोहनजोदारो में मिलती है, उसको ये लोग पैलेस लेबल करते हैं, पर ऐसा कुछ उधर हमें एविडेंस मिला नहीं है। हमें एक स्टोन स्टैचू भी मिला था जिसको हम प्रीस्ट किंग के नाम से जानते हैं, जिसकी फ़ोटो अभी हमने देखी ना, ये स्टोन स्टैचू हमें मिला था। तो आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि जैसे मेसोपोटामियन हिस्ट्री में प्रीस्ट किंग होते थे वैसे ही इंडस में भी होते होंगे, पर इसका भी हमें इतना कुछ एविडेंस मिला नहीं। और हड़प्पा में कोई ऐसी रिचुअल प्रैक्टिसेस भी हमें नहीं दिखी, ठीक है। तो फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने 3 ओपिनियंस थे, 3 थ्योरीज़ थी, ठीक है। तो पहली थ्योरी ये थी कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर था ही नहीं, वहाँ पे सबका इक्वल स्टेटस था, ठीक है। दूसरी ये थी कि वहाँ पे कोई सिंगल रूलर नहीं था बल्कि बहुत सारे थे, जैसे मोहनजोदारो का अलग हो गया, हड़प्पा का अलग हो गया और बाकी सबका, ठीक है। और एक और थी थ्योरी जिसमें बोल रहे थे कि एक सिंगल स्टेट था जो है ना सबको ऑर्डर्स दे रहा था कि तुम ऐसे सेम आर्टिफैक्ट्स बना लो, और प्लान सेटलमेंट का भी वही कर रहे हैं, ब्रिक साइज़, मतलब सारा वो एक सिंगल स्टेट डिसाइड कर रहा था, ठीक है। तो ये 3 थ्योरीज़ हैं अथॉरिटी के बारे में हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अब इनमें से कोई भी प्रूफ नहीं हुई है, सबका अलग अलग ओपिनियन है, ये हमें नहीं पता एक्चुअल में वहाँ पे क्या होता था। बट अगर क्वेश्चन बने कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में अथॉरिटी थी कि नहीं, तो तुम ये सारे ओपिनियंस एक्सप्लेन कर सकते हो जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें दिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा ना कि सिंगल स्टेट था, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जो हड़प्पन थे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करते थे, ठीक है। अब अपन कह सकते हैं ये अजम्पशन चल रहा है, अपने को पता नहीं है एक्चुअल में क्या हो रहा था, बट ये सारा अजम्पशन है, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब चैप्टर एंड हो चुका है, मतलब चैप्टर तो एंड नहीं हुआ है, सिविलाइजेशन एंड कैसे हुआ ये देखते हैं, ठीक है। तो 1800 BCE के टाइम पे मैच्योर हड़प्पन जो साइट्स थी जैसे कि चोलिस्तान, वो अबैंडन्ड हो गई थी, ठीक है। अब ये जो मैप है इसमें लेट हड़प्पन की है ना साइट्स दिखा रखी हैं, देखो। अब ये वाला जो एरिया था जहाँ पे मैच्योर हड़प्पा में सारी साइट्स फ्लरिश हो रही थी, अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वो सारे जो लोग थे, मतलब जो पॉपुलेशन थी वो इस साइड शिफ्ट हो रही है या फिर इस साइड शिफ्ट हो रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा था कि 1900 के टाइम पे हमें ये देखने लग गया कि जो मटेरियल कल्चर था उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था। कैसे आ गया था कि जो हमें
मैच्योर हड़प्पन कल्चर में वेड्स, सील्स, ये सब जो दिख रहे थे वो अब नहीं दिख रहे हैं, वो डिसअपीयर्ड हो चुके थे। जो कि घर हमें दिख रहे थे, हमने हाउस देखा था, कोर्टयार्ड था, और कुछ घरों में तो स्टेयर्स भी थी, 2 फ्लोर के घर भी थे, तो वो सब डिसअपीयर होते जा रहे थे। और अब हमें जो एक सिटी लाइफ से अब हम एक रूरल लाइफ हमें दिख रही थी हड़प्पा में। तो ये एंड हो रहा था सिविलाइजेशन का। इसे हम लेट हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं, लेट हड़प्पन फेज़। ठीक है, अब हम कैसे कह सकते हैं कि मतलब क्या हुआ होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज आ रखी होती हैं, जैसे कि या तो क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, या फिर डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, फ्लड आ गई होगी। अब मोहनजोदारो मूवी में फ्लड दिखाई गई थी, है ना, या फिर है ना शिफ्टिंग या फिर ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स। वहाँ पे इंडस रिवर थी, सरस्वती रिवर थी, तो मे बी वो सरस्वती तो ड्राई हो गई अपने को पता है, पर उस टाइम पे मे बी क्या हुआ होगा। ठीक है, या फिर ओवर यूज़ ऑफ लैंडस्केप हो गया हो, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो रहा था वहाँ पे, फ्लरिश हो रहा था, है ना। तो ये सारे कॉजेज़ बताते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड का। ठीक है, अब मतलब ये अजम्पशंस हैं, ये भी किसी को एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या हुआ था, बट ये सारे अजम्पशंस हम लगा रहे होते हैं कि ये मे बी हुआ हो। ठीक है, हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो अब हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता कैसे चला, डिस्कवरी कैसे हुई। अब इधर साइड में आर्कियोजेनेटिक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ DNA ऑफ एंशिएंट पॉपुलेशन। अब इसमें मेथड्स भी लिखे हुए हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स टू अंडरस्टैंड पॉपुलेशन हिस्ट्री। तो ये MCQ में आ सकता है, इसको मार्क कर लेना। बाकी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें कैसे पता चला, तो हमने पहले ये पढ़ तो लिया था कि हड़प्पा जो था, फर्स्ट जो साइट थी जो डिस्कवर हुई थी, वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो रखी थी, क्योंकि वहाँ पे जो रॉबर्स थे वो ब्रिक्स चोरी करके निकल लिए। ठीक है, पर अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो उसी ब्लू बॉक्स में हमने पढ़ा था ना कि जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं, तो उन्होंने एक्सकवेशंस चालू करी थी मिड 19th सेंचुरी में। ठीक है, अब इसमें वो उन्हें पता नहीं था कि मतलब उनके हिसाब से इंडियन हिस्ट्री चालू होती है गंगा के उधर सेटलमेंट से, उन्हें आइडिया नहीं था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो पहले के टाइम मतलब वो जो थे स्पेसिफिकली, वो इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे थे इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, जो कि बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स छोड़ के गए थे, तो वो उससे इंस्क्रिप्शन से पढ़ रहे थे। ठीक है, अब उनको ये देखो, ये कनिंघम ने स्केच बनाया था हड़प्पन सील का, तो उनको ये सील मिली थी, और वो इस सील को मतलब समझ बिल्कुल ही नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो टाइम फ्रेम ये पढ़ रहे थे, जो कि गंगा प्लेन के सेटलमेंट्स के बाद से चालू होता है, तो ये उसमें उसको जोड़ने की सोच रहे थे, बट वो ऑब्वियसली नहीं मैच हो रहा था। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम ने तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर नहीं किया था, तो फिर किसने किया। तो फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हड़प्पा की जो डिस्कवरी है वो की थी दयाराम साहनी ने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और रखलदास बनर्जी या फिर RD बनर्जी ने मोहनजोदारो की डिस्कवरी की थी। अब जॉन मार्शल, जो कि डायरेक्टर जनरल थे ASI के, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि एक नई सिविलाइजेशन है जिसका नाम है इंडस वैली। ठीक है, ये सारे जो है ये MCQ में आने के बहुत चांसेस होता है, तो इनको मार्क कर लेना।
और भी जो बाकी सारी साइट्स थी, फिर वो धीरे धीरे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, उन सब ने एक्सकेवेट करनी चालू कर दी थी। अब इसमें जॉन मार्शल की तारीफ़ें लिखी हुई हैं। अब तुम्हें पढ़ना हो तो तुम पढ़ लेना। वैसे तो मतलब इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस कम ही है, पर तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अपन नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट का नाम आता है जो कि R.E.M. व्हीलर थे। ठीक है, ये डायरेक्टर जनरल बने थे 1944 में ASI के। अब पार्टीशन के बाद क्या हुआ कि जो देखो मेजॉरिटी ऑफ साइट्स जो थी वो पाकिस्तान में थी, बट पार्टीशन के बाद जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इंडिया में एक्सकवेशंस चालू करे, जिससे हमें इंडिया में बहुत सारी साइट्स मिली, जैसे कि कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, राखीगढ़ी हो गया और धोलावीरा हो गया। अभी भी एक्सकवेशंस चल रही हैं, तो हमें इंडिया में बहुत सारी साइट्स मिली। और इंडिया में जो राखीगढ़ी है वो सबसे लार्जेस्ट साइट है मोहनजोदारो के बाद। ठीक है, अब 1980s के बाद क्या हुआ कि हड़प्पन आर्कियोलॉजी में इंटरनेशनली भी इंटरेस्ट लोगों का जागने लग गया। मतलब इंडियन लोगों को तो था ही इंटरेस्ट, पर बाहर से भी जो लोग थे उन लोगों को भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में इंटरेस्ट आने लग गया। तो वो लोग भी साथ में काम करने लग गए और मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ होने लग गई, जैसे कि सरफेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। अब हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो अभी भी अनडिसाइफर्ड है, तो प्रॉब्लम्स तो हमें बहुत आई थी। हमें मटेरियल एविडेंस पे ही पूरा रिलाय होना पड़ रहा था अभी भी। अब मटेरियल एविडेंसेस में हमें क्या मिल रहे थे? पॉटरी मिल रही थी, टूल्स मिल रहे थे, ऑर्नामेंट्स मिल रहे थे, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स मिल रहे थे। अब जो ऑर्गेनिक मटेरियल थे, जैसे कि क्लॉथ हो गया, लेदर हो गया, वुड हो गया, ये तो ऑब्वियसली इतने सालों में डिकम्पोज हो ही गया होगा, है ना। अब जो बच रहा था, जैसे कि स्टोन, बर्न्ड क्ले, टेराकोटा और मेटल, तो हम इन पे रिलाय हो पा रहे थे। अब हमें ये देखना चाहिए कि जो ब्रोकन और यूज़लेस ऑब्जेक्ट्स थे केवल वही बचे हैं, क्योंकि जो प्रेशियस थे वो तो या तो वो खो चुके हैं या फिर चोरी हो चुके हैं। तो हमें अभी जो मिल रहा है हम उसी से ही जान सकते हैं कि इस सिविलाइजेशन में और क्या क्या हुआ था। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफाइंग फाइंड्स। अब इसमें आर्टिफैक्ट्स के बारे में बता रखा है कि आर्टिफैक्ट्स को मतलब ऐसे फाइंड आर्टिफैक्ट अगर कोई मिल गया हमें तो वही सब कुछ नहीं होता है, वो तो केवल स्टार्टिंग होती है। आर्टिफैक्ट किस मटेरियल का है पहले तो वो मैटर करता है, दूसरा फिर वो आर्टिफैक्ट का क्या फंक्शन है वो मैटर करता है, या फिर वो आर्टिफैक्ट हमें कौन सी जगह से मिला है वो भी मैटर करता है। तो मतलब आप ये सोचो कि एक्सकवेशंस बहुत इजी होती हैं, तो वो बिल्कुल नहीं होती है। आपको बहुत ज़्यादा ही हर जगह से आपको सीखना पड़ता है कि वो चीज़ कहाँ या क्या काम कर आती होगी उस टाइम पे। इसमें यही बता रखा है। इसमें से आई डोंट थिंक सो कोई क्वेश्चन बनेगा, ये तो इतना इम्पोर्टेंट मुझे लग भी नहीं रहा है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है नेक्स्ट पैराग्राफ, क्योंकि इसमें हमें MCQ के लिए चीज़ें मिल रखी है, जैसे ये टेराकोटा फिगर है, ये मदर गॉडेस का, ये इम्पोर्टेंट है, प्रीस्ट किंग ये इम्पोर्टेंट है ना। और हमें फायर एल्टर्स मिले थे, कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगन और लोथल से, ये इम्पोर्टेंट है। और ये प्रोटोशिवा सील, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
अब इसमें ये देखो, ये पिंक वाला बॉक्स है ना, इसमें शमन्स के बारे में बता रखा है। शमन्स वो लोग होते हैं, आदमी या औरत, जो कि क्लेम करते हैं कि उनके पास मैजिकल और हीलिंग पावर्स होती हैं। तो इस पे अगर कोई क्वेश्चन MCQ का बने तो इसको भी मार्क कर लो, ठीक है। चैप्टर एंड हो चुका है। इसमें ये पिक्चर में लिंग, शिवलिंग बना रखे हैं, ठीक है। ये टेराकोटा का कार्ट है। ये भी ये अपन ने उसमें सोर्सेस में देखा था ना कि हम कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोग ट्रेड करते थे, तो हमें सील्स मिली, हमें ऐसे टेराकोटा के टॉयज़ मिले, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ मे बी ये लोग ट्रेड करते हो। तो वो ट्रेडिंग वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या क्या मिला था उसमें हमें मेसोपोटामियन टेक्स्ट मिले थे, ओमान में हमें हड़प्पन जार मिला था, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये टाइमलाइन है, इसको देख लेना। और क्या है इसमें, अब क्वेश्चंस आ गए। ये हड़प्पन बरियल है। इसमें कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो NCERT के क्वेश्चंस एक बार तुम लोग देख लिया करो, जिससे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो तुम्हारे ही काम आ जाए वो, है ना। बाकी ये चैप्टर तो हो चुका है। इसमें मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तुम लोगों को बता दिए हैं, स्टार्टिंग से ही बताती आ रही हूँ, तो तुम स्टार्टिंग से मार्क करते जाओगे तो सही रहेगा। बाद में तुम लोग वापस से चैप्टर को गो थ्रू हो जाना, तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लेना। मैंने इम्पोर्टेंट जो था वो तो इन डिटेल अच्छे से समझा दिया। अगर और कुछ क्वेश्चन हो या और कुछ डाउट हो तो वो भी तुम पूछ लेना, मैं बता दूँगी।